नियो भारत। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। आज देश का बजट आया, लेकिन ठीक एक दिन पहले सरकार एक और जरूरी कागज लेकर आई, आर्थिक सर्वे। देश का आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें एक संख्या लिखी हुई थी जो बहुत जरूरी है, 78.5। कहा गया कि साल 2030 तक देश में हर साल 78.5 लाख नौकरियां, यानी 78,50,000 के आसपास नौकरियां हर साल पैदा करने की जरूरत है। ध्यान दें, सरकार अपने कागज में पहली बार स्वीकार कर रही है कि देश में नौकरियों, न कि रोजगार, नौकरियों का सृजन करना चाहिए। नौकरियां देनी नहीं है, सृजन करना मतलब पोस्ट पैदा करनी है, सरकार ये कह रही है। अब आज बजट आ गया। बजट में रोजगार को लेकर क्या ऐलान हुए? क्या सरकार कंपनियों को इस ओर पुश कर रही है कि वो नौकरियां दें? क्योंकि अगर फिर से आप आर्थिक सर्वे का अगर मैं रुख करूं तो सरकार ने वहां पर भी कहा था कि देश का जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो नौकरी देने में कहीं ना कहीं कोताही बरतता हुआ दिख रहा है। उसके एजेंडे में नौकरियां देना कम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों पर भी आर्थिक सर्वे में सवाल उठाए गए। आज बजट में क्या हुआ, नौकरियों के लिए या रोजगार के लिए क्या क्या हुआ, इन सबको जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और बजट में नौकरियों और रोजगार पर चर्चा करने के पहले सुनते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण का वो हिस्सा जहां पर इस बात की प्रमुख रूप से चर्चा हुई। Priority 2, employment and skilling. Employment linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. और अब मैं सिद्धार्थ राठौर जी का रुख करूंगा। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं लवासना में भी, लाल बहादुर शास्त्री, वो एकेडमी जो बीते दिनों एक कीवर्ड बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है, पर क्या पता इतने लोगों के पोस्ट वायरल हो रहे हैं तो आगे भी बन जाए, वो नहीं पता। तो वहाँ पर भी पढ़ाने जाते हैं इकोनॉमिक्स और छात्रों को पढ़ाते हैं। तो सिद्धार्थ जी, समय निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता जाऊँगा कि जो नौकरियों को लेके घोषणाएं हुई हैं उनको कैसे समझा जाए, डिकोड कैसे किया जाए। पहला है ईपीएफओ से जुड़ा हुआ ईएलआई, यानी मैं उसको मैं अगर छोटे भाषा में समझा दूं आपको, लोग दर्शकों को, कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप हर साल आप कुछ पैसा देते हैं और आपको काम देने वाले आपके मालिकान, आपकी कंपनी थोड़ा पैसा देती है ताकि आपको रिटायरमेंट के समय थोड़ा सा फंड मिल सके। अगर आपकी कंपनी ईपीएफओ में है तो सरकार आपके लिए लिखा है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जितनी नौकरी देंगे उतना उसका थोड़ा भत्ता मिलेगा आपको। क्या है ये? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सिद्धांत कि ये ईएलआई की ज़रूरत क्या पड़ी। एक्चुअली में ईएलआई का जो सबसे पहला जो वर्जन था ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी मेंशन था इस साल के। हाँ, राइट टू अप्रेंटिसशिप उन्होंने बोला था। तो अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ में काफ़ी बार आ रहा है कि कांग्रेस के नेता लोग वो दिखा रहे हैं अपना पर्चा कि देखिए ये हमसे यहाँ से कॉपी किया गया। अब ईएलआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम तो ये समझते हैं कि ईएलआई है क्या और ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जॉब जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसकी वजह से इलेक्शन का हमने रिजल्ट देखिए। और पिछले कुछ सालों में जो आप कह रहे थे कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहा, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही कुछ डेटा बताता हूँ। पिछले 4 सालों के अंदर कॉरपोरेट का प्रॉफिट जो है वो
400 गुना हो चुका है। 5 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ रुपए हो चुका है कॉर्पोरेट का प्रॉफिट। बट जो नौकरियां बढ़ी हैं कॉर्पोरेट के अंदर वो सिर्फ 33% बढ़ी हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट है वो लालची हो गया है, ग्रीडोनॉमिक्स बोलते हैं कई बार, कि लालची हो गया, प्रॉफिट अपने पास रखे जा रहा है, बट वो नौकरियां नहीं क्रिएट कर रहा। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव था वो था कि हम आउटपुट बनाए, गुड्स बनाए, बट नौकरियां नहीं पैदा हो रही। अब सरकार ने उसी पीएलआई को एक नया वर्जन दिया है ईएलआई के फॉर्म में, और बोला है कि भाई अब हमारा सिर्फ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना नहीं है, हमें नौकरियां भी चाहिए। अब उसके लिए सरकार ने 3-4 मेजर लिए हैं। एक, उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर में जो लोग आ रहे हैं उनको हम 1 महीने की जो वेज रेट है वो 1 लाख रुपए तक की जो उनका जिनकी सैलरी है उनको हम 1 महीने का हम उनको वेज दे देंगे, और वो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाएगा उनके अकाउंट में। दूसरा, उन्होंने कहा एमएसएमई, कि एमएसएमई को 4 साल तक जो उनका कंट्रीब्यूशन है, अब उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कितना कंट्रीब्यूशन देंगे, बट एमएसएमई जो वर्कर्स जो हायर करेगा उनका भी ईपीएफओ का कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। और फिर तीसरा, एम्प्लॉयर्स के लिए कहा कि 3,000 रुपये महीना अगले 2 साल के लिए, किसी भी सेक्टर में आप जाओ, 3,000 रुपये पर महीना 2 साल के लिए ईपीएफओ का जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार देगी। और फाइनली हमने स्किलिंग प्रोग्राम के बारे में बात करी कि आपको स्किल के लिए लोन मिलेगा, और आखिरी इंटर्नशिप के लिए कि टॉप 500 कंपनीज के अंदर अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो हम आपको 15,000 रुपये महीना देंगे। 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना होगा, और 6,000 रुपये एक मुश्त एक उसका होगा। तो ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर है, एक इकोसिस्टम सरकार बनाने की कोशिश कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हमारे यहाँ। अच्छा, अब इसके अलावा हमने इंटर्नशिप की बात कर ली, हमने ईपीएफओ लिंक्ड ईएलआई की बात कर ली। इसके अलावा ये तो हमारे हो गए जहाँ जहाँ सीधे नौकरियाँ पैदा होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहाँ जिस सरकार जिस जार्गन में बार बार जनता कुल जाती है, वो नौकरी बनाम रोजगार का जार्गन है, ठीक है। एक इसमें नाम है, मैं कहता हूँ, चलिए कॉरपोरेट टैक्स की बात करता हूँ। देश में, मैं इसको अगर ब्रेक डाउन करता हूँ सही से, तो देश में बहुत सारी कंपनियाँ काम करती हैं। उस कंपनी ने साल भर में एक तय मुनाफा कमाया, उस मुनाफे से आपको कुछ पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है, वो हो गया आपका कॉरपोरेट टैक्स। जब फॉरेन कंपनियां हमारे देश में काम करती हैं तो वो इस टैक्स का 40% सरकार को देती रही हैं। 1,000 करोड़ का कमाया तो 400 करोड़ सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ा। आप एक बार देखिए तो ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं दिखाई देता है कि सरकार ने उस टैक्स को काट के 40 से 35% कर दिया, 5% कटौती कर दी। लेकिन इसका एक लॉन्ग रेमिफिकेशन भी हो सकता है कि इट्स लाइक कि थोड़ा सा इस हाथ ले उस हाथ दे टाइप का मामला अगर हो, कि मैं सरकार बोल रही है कि कॉर्पोरेट कंपनी है, आप हमारे यहाँ 35% आप हाँ ये 35% टैक्स दीजिए, लेकिन क्या इसकी ये संभावना है जो चर्चा चल भी रही है कि इस बजाय हम आपको 35% देंगे, उसके बदले में आप इस ईएलआई में पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी की तरफ लेकर जाइए। क्या देखिए, मैं इसका सिर्फ जो एक लिंक निकाल सकता हूँ वो निकाल सकता हूँ क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज़ की और फॉरेन प्राइवेट कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैं लिंक निकाल सकता हूँ वो टॉप 500 जो कंपनीज़ हैं इंटर्नशिप वाले, उनसे आपको इंटर्नशिप्स का फ़ायदा हो सकता है। और आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आके अपना बेस यहाँ पर बिजनेस सेटअप करें। 5% मुझे नहीं लगता कि एक बहुत कोई मेजर कोई बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि अगर आप देखिए डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं वो ओवरऑल अराउंड 21-22% का टैक्स दे रही हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने 2019 में ये टैक्स रेट 30% से कम करके 22-23% कर दिया था। और जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अभी 35% है, तो अभी भी जो गैप है वो काफ़ी बड़ा गैप है। तो इस गैप को आगे जाके आपको और ब्रिज करना पड़ेगा अगर आपको इंसेंटिवाइज और करना है कंपनीज का। और अगर आप देखें एफडीआई हमारे देश के अंदर जो है कोई बहुत तेजी से बाहर से इन्वेस्टमेंट कोई बहुत मेजर बढ़ नहीं रहा है, तो आप उसको उस सेंस में भी इसके प्रमोशन के लिए बोल सकते हैं। बट अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर बहुत स्कोप है अगर आपको फॉरेन कंपनीज को इंडिया के अंदर लेके आना। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्रा लोन की और प्लस एमएसएमई सेक्टर को लेकर जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बढ़ाई गई है। मुद्रा लोन सरकार की एक योजना है जिसमें आपको बगैर कोलैटरल आपको 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख का तक का लोन दिया जाता रहा है, 3 स्लैब में दिया गया था। अब सरकार ने आज ऐलान किया है कि हम उसकी सीमा बढ़ाएंगे, उसको 20 लाख तक लेकर जाएंगे। इसके जो बैंकिंग रेमिफिकेशंस हैं उस पर 2 मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ इसका असर क्या होगा रोजगार पे।
देखिए, मैं आपको पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा सेट आया था अभी रिसेंटली, जिसको हम बोलते हैं एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। बेसिकली वो छोटी छोटी एमएसएमई कंपनियां, सिंगल ओन्ड, जैसे अगर परचून की दुकान लगा रहा हूं तो वो भी, मैं भी उसी के अंदर आ जाता हूं, तो उसके ऊपर डेटा अभी सरकार ने रिलीज किया था। अब वो डेटा क्या बताता है हमें? वो डेटा बताता है 2015 से लेके 23 के बीच में एमएसएमई सेक्टर को 3 शॉक बड़े बड़े लगे। पहला लगा उसको शॉक डिमोनेटाइजेशन का 2016 में, फिर दूसरा शॉक लगा जीएसटी का 2017 में, फिर उसके बाद 2020 में कोविड का शॉक लगा। इन तीनों शॉक्स की वजह से हमने देखा है कि जो नौकरियां जो ओवरऑल एमएसएमई के अंदर हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, वो कम हो गए हैं। 16 लाख नौकरियां कम हो गई हैं एमएसएमई सेक्टर के अंदर। अब उसको इंसेंटिवाइज करने, इस ट्रिपल शॉक के ओवरकम करने के लिए, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए हमने कहा है कि अच्छा, अब हम आपको ज्यादा लोन दे देंगे। और ये जो हम लोन बात कर रहे हैं, ये कोलेटरल फ्री लोन के बारे में तीन पार्ट्स में होता है। मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। इसका तरुण, किशोर और एक शिशु करके, शिशु, तरुण और किशोर, ये तीन ब्रैकेट्स हैं। अब उसका अपना लिमिट 10 लाख से 20 लाख कर दिया है। अगर वो ज़्यादा अब वो बोरो कर पाएगा, ज़्यादा लोन ले पाएगा, तो ज़्यादा आउटपुट बना पाएगा, उसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा क्रिएट होगी। और साथ में इसी के साथ में आप ईएलआई वाली स्कीम भी इसी के साथ जोड़ दीजिए। तो आपने एक हाथ से कहा कि आप पैसा ज़्यादा उठा लीजिए मार्केट से, हम आपको कोलेटरल फ्री दे देंगे, बोरोविंग कर लीजिए, और दूसरे साइड पर आपने कहा कि आप नौकरी दे दीजिए, हम आपको इंसेंटिव दे देंगे। तो आपने डिमांड साइड और सप्लाई साइड से दोनों से एमएसएमई को अपने पुश देने की कोशिश करी है कि वो बढ़ाएं। और एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, इंडिया में मेक इन इंडिया का एक प्रोग्राम था, उसमें हमने कहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है, एमएसएमई मेजरली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रहता है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है हम 16% से हम उसको 25% करने की कोशिश कर रहे थे 2015 से 2022 के बीच में। हालांकि ये 16% से गिर के वापस अब 13% हो गया है। ये एक मेजर कंसर्न है जो सरकार का है कि एमएसएमई जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहा है इंडिया के अंदर, और आउटपुट भी जीडीपी में ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ओके, इसमें जो बैंकिंग रेमिफिकेशंस की बात कर रहे थे, जब मुद्रा लोन को मैंने स्टडी किया था, तो मुद्रा लोन की स्टडी में मुझे ये पता चला था कि मोस्ट ऑफ द लोन जो मुद्रा लोन के तरह उठाए जाते हैं वो एनपीए हो जाते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, यानी बैंक उनको बट्टे खाते में डाल देता है। यानी आपने पैसा लिया बैंक से 2 लाख रुपए का, और उसके बाद आपने वो पैसा नहीं चुकाया, चूंकि आपका कुछ भी सामान बैंक के पास गिरवी नहीं पड़ा है, तो इसलिए आपकी देनदारी और देनदारी पर आपकी जवाबदेही वो भी कम हो जाती है। अब जो चर्चाएं चल रही हैं कि जो आपने 10 लाख रुपए तक की लिमिट को रोका हुआ था, उसको 20 लाख पे लेकर चले गए हैं, और चूंकि पुराने एनपीएस को ही अभी रिकवर नहीं किया जा सका है, आपने बैड बैंक भी बना ही दिया था 3 साल पहले बैंकों को बैंकिंग सुधार के लिए। अब एनपीए और बढ़ सकता है बैंकों का, क्योंकि मुद्रा लोन उठाएंगे लोग, और उनकी जो रेकलेसनेस है, उनकी जो बेध्यानी है, उस चक्कर में कम से कम बैंकों को दिक्कत हो सकती है, इसकी समस्या हो सकती है। देखिए, बैंकिंग पोजीशन आज की डेट में पिछले अगर 10 साल का आप एनालिसिस करें तो सबसे अच्छी सिचुएशन इस वक्त बैंक्स की अभी है। बैंक्स अपने लोएस्ट एनपीए लेवल पे है इस वक्त, तो ये एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज क्या, तो ये बैड बैंक की वजह से हुआ है, क्योंकि राइट ऑफ कर दिया आपने, राइट ऑफ कर दिया आपने। सरकार ने कहा कि आप राइट ऑफ कर दीजिए, तो आपकी बैलेंस शीट से ही बाहर चले गए। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 100 रुपए का लोन किसी ने देना था, अब वो नहीं दे रहा, तो मैं उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दूंगा। वो एसेट जो मुझे रिटर्न नहीं दे रहा, इसी को हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसपे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, ब्याज ही नहीं मिल रहा, मैंने पैसा दिया था ना, प्रिंसिपल मिल रहा उस चीज का। सरकार ने कहा भैया उसको उठा के आप साइड पे कर दीजिए, अपने बैलेंस शीट में डालिए मत, उसको आप लॉस डिक्लेयर कर दीजिए, आपकी बैलेंस शीट साफ हो गई। एक तरफ से सरकार ने बैंकों को पैसा भी दे दिया और उधर से उसको राइट ऑफ करने के लिए बोल दिया, तो बैलेंस शीट आपकी साफ हो गई। जो ये मुद्रा वाले लोन है, इसमें एक क्रेडिट गारंटी फंड है सरकार का, एमएसएमई का, वो इसको फाइनेंस करता है कि अगर बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक कहीं ना कहीं से तो पैसा उठाएगा, तो फिर सरकार रिस्पॉन्सिबल है, सरकार फिर वापस इसको फंड करती है। तो उसकी वजह से एनपीए पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बैंकों को तो फ्री में पैसा उन्होंने दिया, बट उनको एक गारंटी सरकार से मिली हुई है कि बॉस अगर तुम्हारा पैसा डूबा तो हम देंगे, हाँ तुम्हारा पैसा डूबा हम देंगे। तो इसलिए बैंक के एनपीए पे मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई वो आएगा, क्योंकि वो सरकार को बियर करना पड़ेगा। चलिए, एक आखिरी पॉइंट इसमें एक और है, जो है एंजल टैक्स का। सर, स्टार्टअप्स जो आते हैं नए नए देश में, उनको आने के साथ साथ एक
परी टैक्स देना पड़ता है, एंजल टैक्स कहते हैं जिसको। क्या है सर ये, और इसको राइट ऑफ किया गया है, इसको एबॉलिश किया गया है, इसको खत्म कर दिया गया, और इसको बड़ा ड्रैकोनियन किस्म का टैक्स कहा जाता था, खत्म कर दिया गया। उसके बाद ये कह रहा है कि देश में स्टार्टअप कल्चर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है ये, और इसके कटने से, खत्म होने से फायदा क्या होगा? देखिए, मैं आपको इसको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैंने एक कंपनी सिद्धार्थ राठौर प्राइवेट लिमिटेड करके मैंने एक कंपनी खोली। आप बड़े इंटरेस्टेड हैं मेरी कंपनी के अंदर, आपने कहा कि आप इन्वेस्टर हैं, आप एंजल इन्वेस्टर हैं, आपने कहा कि सिद्धार्थ तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी कंपनी में 10% खरीदना चाहता हूँ। हम दोनों ने तय करा बैठ के कि मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है। मैंने कहा, हम दोनों ने बैठ के करा कि यार सिद्धार्थ तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, और आप कहते हैं मुझे 10% खरीदनी है, तो आपको कितना पैसा देना है? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए देना है। अब हमने 10 करोड़ आपस में मिलकर 10 करोड़ कंपनी तय कर ली। सरकार कहती है कि हम इसकी मार्केट वैल्यूएशन करेंगे। मार्केट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू जो है वो सरकार कहती है भाई 10 करोड़ नहीं है, इसकी वैल्यू सिर्फ 5 करोड़ रुपए है। तो अगर 5 करोड़ रुपए है तो आपको मुझे कितना देना चाहिए था? 50 लाख रुपए, 10%, 50 लाख रुपए। आपने मुझे दिया कितना? 1 करोड़। तो सरकार कहती है कि फेयर मार्केट वैल्यूएशन से आपने ज्यादा पैसा इस कंपनी ने लिया है, तो 50 लाख जो रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं मुझे एज अ कंपनी जो मिले हैं, उस पे मैं टैक्स लगाऊंगी 30%। तो वो जो टैक्स है, वो जो 15 लाख रुपए का टैक्स है, वो एंजल टैक्स था। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो बाहर के इन्वेस्टर हैं और इंडिया के इन्वेस्टर हैं, पहले वो इंडिया के इन्वेस्टर पे लगा, फिर वो बाहर के इन्वेस्टर पे भी लग गया। उसकी वजह से एक स्टार्टअप फंडिंग का विंटर्स आ गए जिसको हम बोलते हैं, कि उसकी वजह से स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई। और हम 2023 में देखते हैं कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप में एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट्स कम हुई हैं। तो ये माना जा रहा है कि इसके टैक्स की वजह से हटने से अब स्टार्टअप्स इंडिया में ज़्यादा हो पाएंगे, अब उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंडिया से भी और बाहर से भी आ पाएगी। तो ये जो आप स्टार्टअप और ये शार्क टैंक का जो कल्चर देखते हैं वो और बढ़ेगा। और अब हम नौकरी मांगेंगे नहीं, स्टार्टअप का आइडिया है कि नौकरी क्रिएट कीजिए आप इंडिया के अंदर। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और जो छूट रहा था मुझसे अभी ध्यान आ गया, वो है रूरल जॉब्स का, जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है। उसको लेकर क्या आउटलुक आया है बजट में? देखिए, बजट के अंदर जो इंटरिम बजट के अंदर हमने बोला था कि हम 86,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, वही है 86,000 करोड़ रुपया। बट मैं आपको एक अलग तरीके का व्यू देखना चाहता हूँ मनरेगा के ऊपर। क्या आप और मैं मनरेगा के वर्कर बनना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नौकरी है। तो अगर हम देख रहे हैं कि देश में मनरेगा के वर्कर ज़्यादा आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है? नौकरियां कम हैं, तभी तो आप मनरेगा के वर्कर, अभी रोजगार की गारंटी दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको दिखाता है कि रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया की स्कीम है, ये आपको दिखा रहा है कि रूरल एरिया में एक सिग्निफिकेंट क्राइसिस है। तो अगर आप डेटा देखोगे तो कोविड के टाइम पे आप देखोगे कि बहुत बड़ा एक पीक है, क्योंकि लोग सारे के सारे शहरों से गांव जा रहे थे, गांव जाके पैसा कमाना है, तो वो एनआरईजीए का वर्क मांग रहे थे, मनरेगा का वर्क मांग रहे थे। बट वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, वो अभी भी लोग कह रहे हैं कि हमें मनरेगा में नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो रूरल एरिया में है वहाँ नौकरियाँ नहीं पैदा हो पा रही हैं, और इसीलिए मनरेगा का आप देख रहे हो जो बजट एलोकेशन है वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी है इस बार के बजट के अंदर भी। ओके, तो ये है रोजगार का आउटलुक आज के बजट के चश्मे से। आप लल्लन टॉप पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।